भाषा और व्याकरण सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को भी व्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता था। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के भास से उत्पन्न है। भास धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। भास धातु का क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। जैसे प्राचीन समय में कुछ और भाषा थी, जैसे संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फिर अभी कुछ और। तो इसी कारण से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। इन सब भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा की गई है, विवेचना की गई है। वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वर और व्यंजन, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व एवं दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं और जिन स्वरों के बोलने में या उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ के साथ मात्रा जुड़ी होती है, ई के साथ भी, ई के साथ भी, उ के साथ भी, ऊ के साथ भी, ए के साथ भी, ए के साथ भी, ओ के साथ भी, औ के साथ भी और री के साथ भी। लेकिन अ के साथ कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। ये स्वरों पर ही आधारित होती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तो उसमें क के साथ क्या मिला होता है? व्यंजन मिला होता है, स्वर मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, उसमें व्यंजनों में बांटा जा सकता है। देखिए, क वर्ग में क से लेकर प वर्ग। क में क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये प वर्ग से। और जो अंग है, य है, ड़ है, अड़ है, न है और म है, ये नासिक्य में आते हैं। अंतस्थ में है य, र, ल, व। उष्म में श, स, स, ह। संयुक्ताक्षर हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है क्ष। च वाले छो को हम बोलते हैं छ, लेकिन क और मूर्धन्य श से जो मिलकर बनता है उसे क्ष, मतलब क और मूर्धन्य श का उच्चारण करते हुए ही इसे बोलते हैं। त और र से त्र, य, ज और य से
और एक और है जो अभी नया संयुक्ताक्षर है, श और र, तो श्रमिक, जिससे हम बना सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं और 3 संयुक्ताक्षर हैं। वर्गों के उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। जैसे वर्ण है अ, आ, क, वर्ग और विसर्ग, तो ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ, कोमल तालु से। और वर्ण ध्वनि का क्या होता है? कंठ होता है। उसी प्रकार से है ई, च वर्ग और य और श तालु से, तालव्य से इसका उच्चारण होता है। य का भी तालु से और च वर्ग के भी सभी वर्णों का, और छोटी ई और बड़ी ई मतलब ई का भी तालु से होता है। री, ट वर्ग तथा र और स मूर्धा से, मूर्धन्य। ली, त वर्ग और ल और स दंत्य से। उ, प वर्ग ओष्ठ और ओष्ठ्य से। अंग, अंग, य, ण, न, म ये नासिका से। ए, कंठ तालु से, कंठ और तालव्य से मतलब। ओ, औ कंठ और ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ्य मतलब कंठ का भी और होठ का भी। व दंत ओष्ठ, व तो इसमें दांत और ओठ दोनों का ही, ओष्ठ और दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, तो दंतोष्ठ्य। ह स्वर यंत्र है, अली जिह्वा, ह। तो इस तरह से वर्णों का प्रयोग होता है। तालु, मूर्धा, दंत्य, कंठ, ओष्ठ, नासिका। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। जो अनुनासिक होते हैं, अंग, विसर्ग, अंग की मात्रा वाले शब्द जो होते हैं, अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका में होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का प्रयोग होता है अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त, संघर्षहीन। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा, किससे? फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है, बोलने के किसी भी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, ये व्यंजन स्पर्शी होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, द, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। और इसी तरह से संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन श, तालव्य श है, मूर्धन्य श है और दंत्य स, ह, ख, ज, फ। इसी तरह से स्पर्श संघर्षी है, ये च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, उच्चारण के बाद भाग जो होता है वह संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। नासिक्य जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से मिलता है, वो नासिक्य कहलाते हैं। अंग, इय, अड़, न, म। पार्श्विक जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु जो है पार्श्व आसपास से निकल जाती है, जैसे ल, तो ये मसूड़े को छू रहा है। ल जो दांत ऊपर वाला भाग होता है ना मसूड़ा का, उसको छूता है जिह्वा, ल, तो ये पार्श्विक है। प्रकंपित र, क्योंकि इसमें जिह्वा को 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है, तो ये क्या कहलाते हैं? र है इसमें प्रकंपित। उत्क्षिप्त जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक, जो जिह्वा की जीभ की जो नोक है झटके से नीचे गिरती है, तो वह उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि कहलाती है। जैसे ड,
ढ स्वयं से उच्चारण करने पर भी महसूस हो रहा है। ड़ ढ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं ये। संघर्षहीन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, हवा जो है बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे य व, इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज में मतलब गूंज होती है, स्वर तंत्र में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग का और च वर्ग आदि सभी वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं ग घ अंग ज झ ञ ड ढ अड़ द ध न ब भ म, तो ये सब क्या है? घोष तथा य र ल व घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 है। इन वर्ण और अघोष क्या है? अघोष इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क ख च छ श श स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। अघोष की संख्या कितनी है? 13 है और घोष की संख्या कितनी है? 30 है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष में बांटा गया था। घोष और अघोष। घोष की संख्या 30 है और अघोष की संख्या 13 है। अघोष में प्राणवायु में कंपन नहीं होता और घोष में गूंज होती है, वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन होता है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, क वर्ग च वर्ग आदि वर्णों का पहला तीसरा पांचवा क ग अंग च ज ञ ट ड अड़ त द न प ब म आदि तथा य र ल व और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण भी होते हैं। अल्प प्राण भी होते हैं और घोष वर्ण भी होते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ तथा श स स ह महाप्राण है। अनुनासिक अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे आ ई ऊ आदि। तो आज इतना ही। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नेक्स्ट वीडियो में।